नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान के अंदर अधिगम के सिद्धांत। टॉपिक लगा लीजिएगा आप लोग, अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत हमारा टॉपिक है। अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत के अंदर जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें दो प्रकार के सिद्धांत हमारे सामने आते हैं। एक तो व्यवहारवाद और दूसरा संज्ञानवाद। व्यवहारवाद के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो मानते हैं कि अधिगम जो होता है वो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच बंधन के सुदृढ़ होने से होता है। जितना ज्यादा बंधन सुदृढ़ होगा उतना बढ़िया अधिगम होगा, ऐसा मानते हैं व्यवहारवादी। संज्ञानवाद की मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है और मानसिक एक आंतरिक प्रक्रिया है जो यहां दिमाग के अंदर चलती है, जैसे कल्पना, स्वप्न, संकेतीकरण, है ना। ये तमाम बातें, ये अंदर चलने वाली बातें हैं। चिंतन, ये तमाम चीजें जो हमारे मन मस्तिष्क के अंदर चलती है, ये होती है संज्ञानवाद। ध्यान रखिएगा, ये मानसिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है और ये व्यवहारिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। यहां मैं लिख देता हूं व्यवहारवाद उद्दीपक अनुक्रिया के बंधन से अधिगम की बात करता है और संज्ञानवाद मानसिक आंतरिक प्रक्रिया से अधिगम की बात करता है। मानसिक आंतरिक जो प्रक्रिया होती है उससे अधिगम होता है, ऐसा संज्ञानवाद का मानना है। अब अगर मैं बात करूं कि व्यवहारवादी कौन कौन हैं, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, तो उसमें नाम आता है, देखिएगा, व्यवहारवाद के अंदर थॉर्नडाइक, पावलोव, ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर मध्ये बीएफ स्किनर की बात कर रहा हूं, गुथरी, इसके बाद में सीएल हल। ये सभी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, गुथरी, सीएल हल, ये सभी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। अब हम बात करते हैं संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन है। संज्ञानवादी, तो संज्ञानवाद के अंदर नाम आता है वर्दीमर, कोहलर, कॉफका, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा, ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट बंडूरा। फिर एक नाम आता है टॉलमेन,
एक नाम आता है टॉलमैन, फिर एक नाम आता है गैने, गैने, गैने नाम आता है, एक नाम आता है कूट लेविन, कूट लेविन महोदय का भी नाम आता है संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिकों के अंदर। ध्यान रखिएगा कूट लेविन का भी नाम आता है, कूट लेविन का नाम आता है। आगे हम बात करते हैं अधिगम के सिद्धांत के अंदर। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं व्यवहारवाद के बारे में। व्यवहारवादी सिद्धांत, और उसमें सबसे पहला सिद्धांत आता है संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत दिया किसने है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का संबंध किस देश से है? अमेरिका से। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ है? 1913 के अंदर हुआ है। ध्यान रखिएगा 1913 में इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ध्यान रखिएगा थॉर्नडाइक ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया है। ध्यान रखिएगा थॉर्नडाइक प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया। और पशु भी कौन कौन से? बिल्ली, चूहों, मुर्गियों, इन सब के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया है। ध्यान रखिएगा संबंधवाद के जनक है थॉर्नडाइक। प्रतिपादन सिद्धांत किया 1913 में। अमेरिका के रहने वाले हैं और मनोविज्ञान में पशुओं पर प्रयोग करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक। ध्यान रखिएगा थॉर्नडाइक। संबंधवाद के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसके अन्य नाम संबंधवाद के अन्य नाम क्या क्या नाम हैं? देखिए नंबर 1 पर संबंधवाद, नंबर 2 बंध का सिद्धांत। पहला है संबंधवाद सिद्धांत, दूसरा नाम आ गया बंध का सिद्धांत, तीसरा नाम आ जाएगा SR बॉन्ड। SR बॉन्ड, S मन स्टूमल्स, R मन रेस्पॉन्स, स्टूमल्स एंड रेस्पॉन्स बॉन्ड्स, ये भी इसका नाम आता है SR बॉन्ड्स। एक इसका नाम आएगा आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत भी इसका नाम आता है। ध्यान रखिएगा एक इसका नाम आता है अधिगम का सिद्धांत, एक इसका नाम आता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, या इसे हम उद्दीपक प्रतिक्रिया
सिद्धांत भी कह सकते हैं। उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इन नामों से भी जाना जा सकता है। वापिस एक बार टैली कर लेते हैं। संबंधनवाद का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, एसआर बॉन्ड्स, आवर्ती का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, अधिगमवाद का सिद्धांत है ये, अधिगमवाद का सिद्धांत, इसको ऐसे कहेंगे, अधिगमवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं। अधिगमवाद का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, और 8वां नाम हो जाएगा उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, इस सिद्धांत को देने के बाद थॉर्नडाइक ने एक मुख्य बात कही कि सीखने के लिए जो केंद्रीय तत्व है वह पुनर्बलन है। ध्यान रखिएगा, नोट लगा के आप लिख लीजिए इस बात को। सीखने या अधिगम के लिए केंद्रीय तत्व पुनर्बलन हैं। अच्छा क्वेश्चन है। सीखने के लिए, अधिगम के लिए केंद्रीय तत्व क्या है? पुनर्बलन है, ऐसा कहा गया है थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये तमाम बातें हम यहां पर सीखते हैं। आगे चलते हैं। क्या है उद्दीपक? वो वस्तु जो प्राणी या व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, जो व्यक्ति या प्राणी को कार्य करने के लिए प्रेरित करें। ध्यान रखिएगा, प्रेरित करें। जैसे भोजन, पानी, ये व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। भोजन, पानी, लक्ष्य। जैसे आप सब लोगों ने रीडिंग लक्ष्य बनाया होगा, तो जब तक डेट नहीं आती आप तक आराम सुस्ती से पढ़ाई करते, जैसी डेट आएगी एकदम सबका लेवल शानदार हो जाएगा। ये सभी उद्दीपक हैं। उद्दीपक हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, अनुक्रिया बढ़िया होगी। अगर उद्दीपक स्ट्रांग होगा तो ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं उद्दीपक के बाद में अनुक्रिया। अनुक्रिया क्या है? अनुक्रिया, अब आप देखिएगा, उद्दीपक के अनुसार जो कार्य किया जाता है, उद्दीपक के अनुसार जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग अनुक्रिया कहते हैं। उद्दीपक के अनुसार जो कार्य किया जाए, जैसे भोजन है तो भोजन को खाना होगा, ये अनुक्रिया है। जैसे पानी है तो इस पानी को पीना होगा। जैसे लक्ष्य हैं तो लक्ष्य को प्राप्त करना होगा, अचीव करना होगा। ये होता है अनुक्रिया। भोजन की अनुक्रिया क्या होगी? खाना, चबा चबा कर खाना। पानी की अनुक्रिया क्या होगी? पीना, आराम से पानी पीना। लक्ष्य की अनुक्रिया क्या होगी? लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सही समय पर। ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं थॉर्नडाइक महोदय ने, ध्यान रखिएगा, अधिगम के कुल 8 सिद्धांत दिए हैं। कुल सिद्धांतों की संख्या 8, मुख्य सिद्धांत हैं 3 और गौण सिद्धांत है 5। ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक पर बढ़िया प्रश्न है।
थॉर्नडाइक ने अधिगम के कुल सिद्धांत 8 दिए। मुख्य सिद्धांत 3 हैं और गौण सिद्धांत 5 हैं। 3 और 5 को जोड़ने पर क्या संख्या आ जाती है? 8। ध्यान रखिएगा। तो थॉर्नडाइक के कुल सिद्धांत 8 हैं, जिसमें से 3 मुख्य हैं और 5 गौण सिद्धांत हैं। ध्यान रखिएगा, 5 सिद्धांत गौण हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से सिद्धांत मुख्य हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। मुख्य सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं कि मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला सिद्धांत है तत्परता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत अभ्यास का सिद्धांत और तीसरा सिद्धांत प्रभाव या परिणाम का सिद्धांत। ये तो हो गई 3 मुख्य सिद्धांत। मुख्य सिद्धांत की बात हो गई। अब अगर बात करें गौण सिद्धांत, तो गौण सिद्धांत के अंदर पहला आएगा बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत। बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत। दूसरा आएगा आत्मीकरण का सिद्धांत। तीसरा मनोवृत्ति का सिद्धांत। चौथा आंशिक सिद्धांत और 5वां सहचर्य का सिद्धांत। सिद्धांत ये सिद्धांत हैं, इनके बारे में रखना है। ये अलग अलग प्रकार के सभी सिद्धांत हैं। अब हमने बात की है यहाँ पर कि इस प्रकार के जो सिद्धांत हैं ये गौण सिद्धांत हैं 5 और ये मुख्य सिद्धांत हैं 3। तत्परता का सिद्धांत, इसको कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। किसी भी कार्य को करने के लिए, ध्यान रखिएगा, किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। लिख लीजिएगा आप लोग, किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। कहा गया कि किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा जीत लेना होता है। तो ये तत्परता का सिद्धांत है। इसमें एग्जाम्पल आता है कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी नहीं पिलाया जा सकता। जब तक वो तत्पर नहीं होगा उसे पानी नहीं पिलाया जा सकता। ध्यान रखिएगा, तत्परता के सिद्धांत में एग्जाम्पल आता है घोड़े वाला एग्जाम्पल आता है। फिर बात आती है अभ्यास का सिद्धांत, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। अभ्यास का सिद्धांत, किसी भी कार्य को अगर बहुत अच्छे से सीखना है तो उसे बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार दोहरान करना पड़ेगा। लॉ ऑफ प्रैक्टिस यही कहता है, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ज्यादा उस कार्य के अंदर कुशल हो जाओगे। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ने सिल पर करत निशान। बार बार आने और जाने के कारण रस्सी के उस शिला पर निशान पड़ जाते हैं। तो यही बात इसमें कही गई है, अभ्यास का सिद्धांत। किसी भी कार्य को करने के लिए बार बार आवृत्ति की जरूरत पड़ती है, दोहरान की जरूरत पड़ती है। फिर हम बात करते हैं प्रभाव या परिणाम का नियम। ध्यान रखिएगा, प्रभाव एवं परिणाम का नियम। अभ्यास का जो नियम होता है, अभ्यास का नियम, अभ्यास के नियम को हम
यूं कह सकते हैं कि ये उपयोग और अनुपयोग का नियम है। अगर कोई भी कार्य हमारे लिए उपयोगी है तो उसे हम बार बार करते हैं, बार बार उसका दोहरान करते हैं, और कोई भी कार्य अगर हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो हम उसका उतना ज्यादा दोहरान नहीं करते हैं, उतनी ज्यादा आवृत्ति नहीं करते हैं। अभ्यास के सिद्धांत के बारे में मैंने कहा, इसे उपयोग का एवं अनुपयोग का नियम भी कह सकते हैं। प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट या परिणाम का नियम लॉ ऑफ रिजल्ट। ध्यान रखिएगा, किसी भी बच्चे को जब किसी कार्य के करने का परिणाम पता चल जाता है, जब उसके सामने उसका रिजल्ट आ जाता है, तो उसके कारण उसकी गति बढ़ जाती है, कार्य करने की जो गति होती है वो बढ़ जाती है। तो बच्चों को समय समय पर उनका परिणाम या उससे होने वाले प्रभाव उनको बता दिए जाए, ये होता है लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं गौण नियमों के बारे में। पहला गौण नियम है थॉर्नडाइक का बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, बहु प्रतिक्रिया के सिद्धांत से ही निकला है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत यहीं से निकला है बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत। यानी जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसको करने के लिए कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं, कई क्रियाओं को हम बार बार करते हैं, तब जाकर के उनमें से एक क्रिया सही है, एक क्रिया सही होती है। ध्यान रखिएगा, तो इसे कहते हैं बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इसी को प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी कहा गया है। आत्मीकरण का सिद्धांत, आत्मसात कर लेना। आत्मीकरण का सिद्धांत का मतलब हुआ आत्मसात कर लेना। अगर नवीन ज्ञान प्राप्त करना है तो पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए, पूर्व ज्ञान का अनुभव लेते हुए हम नवीन ज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे। पूर्व ज्ञान, ध्यान रखिएगा, हम यहां पर बात कर रहे हैं आत्मीकरण के सिद्धांत के बारे में। तो नवीन ज्ञान अगर हमें लेना है तो पूर्व ज्ञान का लाभ लेते हुए, पूर्व ज्ञान के अनुभवों को प्राप्त करते हुए नवीन ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा बढ़िया तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसे कहा गया आत्मीकरण का नियम। ध्यान रखिएगा, आत्मीकरण का नियम। यह है मनोवृत्ति का नियम। किसी भी कार्य को करने से पहले हम लोग मनोवृत्ति बना लेते हैं कि यह कार्य मुझसे हो जाएगा या यह कार्य मुझसे नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, किसी कवि ने कहा है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हमने ठान लिया कि यह कार्य मैं कर सकता हूं तो याद रखिएगा आप उस कार्य को करके ही दम लेंगे। तो यहां पर बात आती है मनोवृत्ति की कि हमारी मनोवृत्ति उस कार्य के प्रति कैसी है। जैसे आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आप अपने अंतर्मन के अंदर तय कर लीजिए कि मैं टीचर बन सकता हूं, तो बिल्कुल आप टीचर बन जाएंगे। जैसे मैंने सोचा था कि मुझे शिक्षक ही बनना है और मैं बिल्कुल शिक्षक बन गया, उसी प्रकार से आप भी एक मनोवृत्ति बना लीजिए कि मैं शिक्षक बन सकता हूँ, मेरा जन्म शिक्षक बनने के लिए ही हुआ है और मैं बन के रहूंगा, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको शिक्षक बनने से नहीं रोक सकती। बात आती है आंशिक क्रिया का सिद्धांत। आंशिक क्रिया के सिद्धांत का मतलब हुआ जब कार्य जटिल हो, जब कार्य बड़ा हो तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में, अंशों में बांट लेना चाहिए ताकि कार्य आसान हो जाएगा। जैसे एक शादी ब्याह जैसा कार्य होता, बहुत बड़ा कार्य होता, अकेला आदमी सब काम नहीं कर सकता, तो उसमें वो क्या करता है, सभी लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां बांट देता है। एक शादी कार्य में कम से कम 50 लोग मिलकर के अलग अलग काम करते हैं, वह शादी बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न हो जाती है क्योंकि सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां बांट दी गई। ये होता है आंशिक क्रिया का सिद्धांत, कार्यों को टुकड़ों में बांट देना और फिर उसे करना एक के बाद एक क्रमशः। सहचर्य परिवर्तन का नियम। सहचर्य परिवर्तन के नियम से यहां पर सीधा तात्पर्य यह है कि समान परिस्थितियों के अंदर किसी कार्य को परिवर्तित कर देना, यह होता है सहचर्य परिवर्तन का नियम। समान परिस्थितियों के अंदर हम किसी पहले किए गए कार्य को वैसी ही परिस्थिति के अंदर और भी कर सकते हैं, ये होता है सहचर्य परिवर्तन का नियम। अब हम बात करते हैं कि थॉर्नडाइक ने
जो संबंधनवाद का सिद्धांत दिया है, मुख्य रूप से ये सिद्धांत दिया गया है भूखी बिल्ली पर। ध्यान रखिएगा, संबंधनवाद का जो सिद्धांत दिया गया है मुख्य प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया गया है। ध्यान रखिएगा, मुख्य प्रयोग भूखी बिल्ली। बिल्ली भूखी है, ध्यान रखिएगा, बिल्ली भूखी है। मुख्य प्रयोग के अंदर यहां पर अब आप देखिएगा एक बॉक्स बना हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स के अंदर ये बिल्ली है। ये बिल्ली भूखी बिल्ली है, ध्यान रखिएगा। पिंजरे के अंदर है, ये पिंजरा बना देता हूं मैं। इस पिंजरे के अंदर है, पिंजरा है, और इस पिंजरे के अंदर यहां पर एक स्विच लगा हुआ है और इसको यहां पर एक कटोरी से जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर इस कटोरी के अंदर भोजन है, और यहां इस पिंजरे का दरवाजा है, ध्यान रखिएगा। अब इस दरवाजे को इस बिंदु से कनेक्ट किया गया है, इस पॉइंट से कनेक्ट किया गया है। ये भोजन को हम यहां पर कहेंगे उद्दीपक। ध्यान रखिएगा, ये भोजन उद्दीपक हैं और ये भूखी बिल्ली हैं, और ये जो बॉक्स जो हैं ये एक पजल बॉक्स हैं। पजल बॉक्स हैं, ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक का पजल बॉक्स है। इसके अंदर ये एक भूखी बिल्ली है। अब ये उद्दीपक भोजन जो है कुछ भी हो सकता है, जैसे मछली हो सकती है, मांस हो सकता है, जो बिल्ली खाती है ऐसा भोजन है, उद्दीपक है। ये भोजन है और बिल्ली भूखी है, ध्यान रखिएगा। अब बिल्ली क्या करती है, इन तारों को नोचती है, खींचती है, पंजे मारती है, गेट को इधर उधर खींचती है, मुंह से नोचती है, दांतों से तोड़ने का प्रयास करती है, इधर उधर जंप करती है, इसके अंदर घूमती रहती है। और बहुत बार जब ऐसे घूमने के कारण बहुप्रतिक्रिया का मतलब पंजे मारना, दांतों से चबाना, इधर उधर फुदकना, तो इन्हीं में से एक कारण गलती से इसका पैर इस स्विच पर लग जाता है, ये दरवाजा खुल जाता है, बिल्ली बाहर आती है और भोजन खाना शुरू करती है। इसको थॉर्नडाइक वापस पकड़ करके अंदर बंद कर देता है, ध्यान रखिएगा, यहां पर इस भोजन की खुशबू बिल्ली को जाती रहती है। और अब तो बिल्ली ने एक बार भोजन खा भी लिया, थोड़ा सा भोजन उसने खाया, अब उसके अंदर थोड़ी स्फूर्ति आ गई और वो तेजी से घूमने लगी। इस बार पिछली बार से भी जल्दी इसका पैर इस बटन पर पड़ा, गेट खुला, ये बाहर आ गई और इस उद्दीपक को इसने प्राप्त कर लिया, भोजन को इसने प्राप्त कर लिया। इस तरीके से थॉर्नडाइक ने जब 5-6 बार ऐसा किया तो उसने देखा कि अब ये बिल्ली बिना गलती किए डायरेक्ट इस स्विच पर पैर मारती है और सीधा बाहर आ जाती है। मन बार बार अभ्यास करने से यह बिल्ली जो है ये बिल्कुल कुशलता प्राप्त कर लेती है और सीधा बाहर आकर के अपने इस उद्दीपक को खा लेती है। अब इस पूरे प्रयोग के अंदर थॉर्नडाइक ने 2 बातों को महत्वपूर्ण माना। पहली बात कि बिल्ली का भूखा होना जरूरी है, क्योंकि अधिगम के लिए प्रेरणा का होना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, यहां मैं लिख देता हूं, अधिगम के लिए प्रेरणा जरूरी है। और प्रेरणा का कार्य क्या करती है, इसकी भूख। अगर ये भूखी नहीं होगी, इसका पेट भरा होगा, तो ये क्यों इधर उधर घूमेगी, क्यों इधर उधर फुदकेगी,
नहीं नोचेगी, आराम से पड़ी रहेगी, सो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्ली भूखी है और इस भूख के कारण ये प्रेरित होती है और इधर उधर घूमती है। तो पहला उसने महत्वपूर्ण बिंदु ये बताया। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये बताया कि भूख को संतुष्ट करने के लिए उद्दीपक का होना जरूरी है। भूख को संतुष्ट करने के लिए भोजन का होना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, भूख को संतुष्ट करने के लिए मजबूत दीपक होना चाहिए, होना चाहिए। अब है तो यहाँ मछली होगी, मांस होगा या दूध होगा, दही होगा, तो बिल्ली बहुत ज्यादा आकर्षित होगी और बार बार प्रयास करेगी। लेकिन अगर यहाँ पर घास रख दी जाए तो बिल्ली तो घास खाती नहीं है ना, तो घास पड़ी रहे, बिल्ली को उससे क्या करना। तो याद रखें आप लोग कि उद्दीपक स्ट्रांग होना जरूरी है। तो ये संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है 1913 के अंदर। थॉर्नडाइक का संबंध ध्यान रखिएगा अमेरिका से हैं और उन्होंने बिल्ली पर, चूहों पर और मुर्गियों पर, इन जानवरों पर प्रयोग किया है। और जानवरों पर प्रयोग करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक है। ध्यान रखिएगा, पहला मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक है। तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।